हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो लास्ट लेक्चर में कंट्रोलिंग की चर्चा कर रहे थे। मेरा बस एक लेक्चर 15 से 20 मिनट का बकाया है, कंट्रोलिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब वो जहाँ पर कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म हुआ था ना, उसके बाद नोट्स में एक टॉपिक है बजटरी कंट्रोल। बेटा वो टॉपिक कट है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पिछले 2-3 साल से कट है। लेकिन मैंने अभी तक बाबू इसलिए नहीं हटाया नोट से क्योंकि कोविड के टाइम पर बहुत सारे टॉपिक कट हुए थे जो लेटर ऑन ऐड होते गए। हर साल कुछ ना कुछ ऐड होता गया वापसी। ये भी इसी साल ऐड होगा, अभी इस साल ऐड नहीं हुआ तो आप बचे हुए। अब यानी कि घूम फिर के मेरे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है। बिल्कुल पहले पेज पर वापसी कर जाओ जहाँ कंट्रोलिंग चैप्टर शुरू हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है जी बाबू, बस ये 6 हेडिंग और कंट्रोलिंग का मीनिंग ये मेरे सामने बकाया है, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी, करें स्टार्ट, मेरी तरफ देखना। बाबू जब मैंने लिमिटेशन पढ़ाई थी ना, तो कंट्रोल सिस्टम का ना एक एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल कंटिन्यू रहेगा। बाबू मान लो मैंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करा दिया। यही एग्जांपल दिया था मैंने लिमिटेशन में भी, और उस दिन बोला था जब तक कंट्रोलिंग चलेगी अब यही एग्जांपल चलता रहेगा। ठीक है जी, अब मैं उसी के एंगल से समझाता हूँ आपको कंट्रोलिंग का फायदा क्या होता है। बेटा थर्ड हेडिंग और फिफ्थ हेडिंग इकट्ठे पढ़ेंगे। थर्ड हेडिंग लिखा होगा मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, और फिफ्थ लिखा होगा एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यही लिखी हुई हेडिंग। अब समझना, मेरी तरफ देखना। मान लो बाबू आपने कंट्रोलिंग की एक टेक्निक लगाई, आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी इंस्टॉल करा दी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन से हटकर पहले एग्जांपल देता हूँ फिर ऑर्गेनाइजेशन में बताता हूँ क्या होगा। आप बाबू आज स्कूल गए, बहुत अच्छे मूड के साथ पढ़ने गए। ठीक है जी, पहले पीरियड में एक टीचर आए, दो लगा दिया आपके, क्या होगा? अच्छा मुझे दिन भर का शेड्यूल बताओ क्या होगा। सारा दिन दिमाग में घूमेगा ना, इसके 4 लगाने हैं, इसने मेरे 2 लगाए, इसके तो 4 लगाने हैं, यही घूमता है ना। और भाई लगा तो सकते नहीं, खैर ये तो मजाक बात है। ठीक है, रिसो किस पे गुस्सा निकलता है? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज पर। स्कूल पे गुस्सा निकलता है और तो किसी चीज़ पे गुस्सा निकाल नहीं सकते। कंपास उठाया, दे डेस्क में, ठीक है ना, टॉयलेट में लिख दिया टीचर के बारे में कुछ, और क्या कर लोगे और कर भी क्या लोगे? ठीक है ना, यही सब कर सकते हो। तो यानी कि घूम फिर के गुस्सा किस पे निकलता है? रिसोर्सेज पे। सेम हालात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है, ये कोई स्कूल का एग्जांपल नहीं है, इस सेम बात ऑर्गेनाइजेशन में भी है। आज एम्प्लॉय आया बहुत अच्छे मूड के साथ, वो सुपरवाइजर ने डांट दिया, बहुत डांट फटकार लगा दी आते। बाबू अब समझते हो ना, उसकी मूड की बैंड बज जाएगी। साथ ही साथ होगा पता है क्या सर, वो रिसोर्सेज पे गुस्सा निकालने की कोशिश करेगा जैसे आप लोग करते हो। वो भी यही करता है, जानबूझ के क्या करेगा, रॉ मटेरियल हाथ में, ब्रेकेज वाला रॉ मटेरियल हाथ से छोड़ देगा कि टोटली, और क्या करेगा, चोरी चकारी कर जाएगा। गुस्सा निकलेगा रिसोर्सेज पे ही, सुपरवाइजर को तो कुछ नहीं कह सकते, नौकरी चली जाएगी। तो बाबू अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने अब सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करा लिया, मैं कंट्रोलिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब निकाल पाओगे गुस्सा रिसोर्सेज पे? अब दिखा पाओगे अपना डिसऑनेस्ट बिहेवियर? अब तोड़ पाओगे जानबूझ के रॉ मटेरियल? नुकसान पहुंचा पाओगे किसी चीज को? नहीं पहुंचा पाओगे। सर पहला कंट्रोलिंग का फायदा यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होने लगते हैं। समझ में आ रही बात? और फिफ्थ हेडिंग है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बाबू ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन भी बढ़ने लग जाता है। कैसे भाई? पहले क्या होता था, 10 बजे आ रहा है एम्प्लॉय, मान लो 9 बजे का टाइम है, एम्प्लॉय उठ के 10 बजे आ रहा है, कोई 9:30 आ रहा है, कोई 9:45 आ रहा है, कोई 9:15 आ रहा है, सब कुछ ठीक है। अब हमने कह रखा है 9 बजे आ गए, ठीक, हम तो कैमरे में देखेंगे आप प्रेजेंट हो गए कि नहीं। नहीं हुए, कैमरे के टाइम के हिसाब से 9 बजे के बाद प्रेजेंट हुए, हाफ डे की सैलरी है। क्या होगा? अपनी जरूरत को एम्प्लॉय 9 बजे आएगा, हमने कह दिया लंच टाइम आधे घंटे का है, जितना एक्सटेंड करोगे उतनी सैलरी घटेगी। हमने तो कैमरे में देखना है, हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो सर कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज है कि रिसोर्सेज पे भी गुस्सा नहीं निकल सकता, रिसोर्सेज अब मैक्सिमम यूज हो जाएंगे।
बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल होंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहेगा, ना कोई चोरी ना कोई चकारी, टाइम पर आना टाइम पर जाना, पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन सब बना रहेगा। ये फायदा है कंट्रोल सिस्टम का। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई? पक्का से आज से कोर्स करना है, पढ़कर बताएंगे, पढ़ना जरा दोनों हेडिंग। और वो फोर्थ हेडिंग पढ़ना, हेडिंग का नाम होगा इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। बेटा कंट्रोलिंग की वजह से एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे होता है मैं बताता हूँ। एक बात बताओ सर, सबसे पहला स्टेप क्या था कंट्रोलिंग प्रोसेस में? सेटिंग स्टैंडर्ड्स। सेकंड स्टेप क्या था कंट्रोलिंग प्रोसेस में? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड स्टेप क्या था? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। बाबू कंपैरिजन का सिर्फ एक ही पर्पस था, मैंने कंट्रोलिंग प्रोसेस में बोली थी, टू रिवील द डेविएशन। और डेविएशन मेरे और आपके हिसाब से एक नेगेटिव वर्ड है, बट एज पर एनसीईआरटी डेविएशन एक न्यूट्रल वर्ड था। उन्होंने बताया था कि डेविएशन 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डेविएशन। याद आ रही है बात? अगर मैं कहूँ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए वैसे, इट इज अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन कि डेविएशन ऑर्गेनाइजेशन में या तो जीरो आए या पॉजिटिव आए। मान लो ऐसा कुछ हुआ कि डेविएशन जीरो आए या पॉजिटिव आए, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस बिल्कुल स्टैंडर्ड के बराबर आ गई या एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को भी एक्सीड कर गई। होता नहीं जनरली, 10 साल 20 साल में एक बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मान लो ये वही वाला साल है और ऐसा हो गया तो बाबू अगर जीरो डेविएशन है, कोई कमी नहीं आई, या पॉजिटिव डेविएशन है, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के से ज़्यादा ही, आप मुझे ईमानदारी से बताओ क्या एम्प्लॉय मेरे डिजर्व नहीं करते प्रमोशन, बोनस, कमीशन? भाई उन्होंने दिन रात मेहनत करके मेरे टारगेट अचीव करके दिए हैं, कुछ तो दूंगा ना रिवॉर्ड के तौर पर। तो बेटा कंट्रोलिंग की वजह से कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को किसी को इंक्रीमेंट मिलता है, किसी को प्रमोशन मिलता है, किसी को बोनस मिलता है, किसी को एक्स्ट्रा कमीशन मिलती है। और आपको ही पता है दुनिया में 99% लोग सिर्फ एक ही चीज़ से मोटिवेट होते हैं, पैसा। तो गलत थोड़ी बोल रहा है, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है, ठीक है ना। इन सर्कमस्टांसेस में एम्प्लॉय का मोटिवेशन बिल्कुल होगा ही होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई? सेकेंड हेडिंग डन, सॉरी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हेडिंग डन। सेकेंड पढ़ते हैं और वो हेडिंग का नाम है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। बेटा कंट्रोलिंग ना एक्यूरेसी भी चेक करने में हेल्प करता है स्टैंडर्ड की, कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे वो एक्यूरेट थे कि नहीं। अब बच्चा सोच रहा हूँ कि कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड एक्यूरेट थे कि नहीं ये बताता है, पता लग जाता है। देखो मैं बताता हूँ, मान लो बेटा आपने अपने लिए स्टैंडर्ड लिया कि मुझे इस साल 80,000 यूनिट्स बनानी है, प्रोडक्शन करना है मुझे 80,000 यूनिट और बेचनी है, मैं प्रोडक्शन और सेल करना चाहता हूँ। और ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, पहला साल है, पहले साल में कुछ कमियां ज़्यादा भी होती हैं, आपको आइडिया नहीं होता। और बाबू टारगेट जब सेट हुआ उसके बाद पूरा साल बीता तो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई 10,000 यूनिट। कितना स्टैंडर्ड था? 80,000 यूनिट का। कह रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस 10,000 यूनिट। डोंट टेल मी कि डेविएशन है 70,000 यूनिट का। सीधा सीधा बोलो स्टैंडर्ड ही सही सेट नहीं हुए भाई। 80,000 में से 70,000 का डेविएशन नहीं होता, 80 में से 20 का हो जाता, 80 में से 30 का हो जाता, बहुत हद तोड़ लो 80 में से 40 का हो जाता। इसके बाद जो कुछ भी हो रहा है ना वो डेविएशन नहीं है, वो क्लियर कट बता रहा है कि आपने स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करे सही। क्लियरली पता लग रहा है कि टॉप मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी मशीनरी को ओवर एस्टिमेट किया, बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किया। कहाँ 80,000 और कहाँ 10,000 यूनिट का बिकना, बहुत ज़्यादा है, मानते हो ना। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कंट्रोलिंग की वजह से आपको ये भी पता लग जाता है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे वो एक्यूरेट है कि नहीं। यही हेडिंग है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कि कंट्रोलिंग बता देता है कि स्टैंडर्ड सही पे सेट हो रहे हैं या नहीं। अच्छा अब अगले साल क्या करोगे, क्या होगा स्टैंडर्ड आपके लिए? मैक्स 20,000 यूनिट, ठीक है ना। बहुत थोड़ा सा और बढ़ना चाहोगे 30,000 यूनिट। कंट्रोलिंग नहीं तो आपको दिखाया
कि कैसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ये कंट्रोलिंग से तो सीखे आप। क्लियर है बात, समझ में आई? पढ़ो 2 हेडिंग और। बेटा पहली हेडिंग पढ़ना, क्या लिखे है, अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इधर देखना बाबू, जब मैं प्लानिंग का इम्पोर्टेंस पढ़ूंगा, अभी अगला चैप्टर देखते हैं, सब प्लानिंग का ही मूड है मेरा बाबू, या ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस पढ़कर देख लो, या स्टाफिंग की पढ़कर देख लो, या डायरेक्टिंग की पढ़ेंगे, या कंट्रोलिंग की पढ़कर देख लो, सबकी इंपॉर्टेंस में ना एक बात कॉमन है जो ये पहली हेडिंग बोलती है। पहली हेडिंग बोलती है अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मतलब कंट्रोलिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं। हर जगह पे ये हेडिंग है, बस एग्जैक्टली सेम वर्ड नहीं है। यहाँ पे अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कोई लिखवाएगा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, मतलब सेम है। पांचों जगह पे ये पोस्ट जैसे कि पांचों की इंपॉर्टेंस का पार्ट है। जब भी ये हेडिंग लिखनी हो, आज मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ये हेडिंग लिखने का तरीका समझ लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा इस हेडिंग के अंदर का मैटर, कभी भी। कैसे लिखना है हेडिंग को बाबू, आपने ना पूरा प्रोसेस दिमाग में रखना है, पूरा का पूरा प्रोसेस, और स्मार्टली पूरे प्रोसेस को चिपकाना है। कैसे लिखता मैं होता आपकी जगह हेडिंग, मैंने लिखा भी वैसे ही हुआ है, मैं अभी बता देता हूँ। मैं क्या लिखूंगा इसमें, कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है, मैं इसको कंपेयर करता हूँ विद स्टैंडर्ड और कमियाँ निकालता हूँ। कमियों के खिलाफ हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं करेक्टिव एक्शन लेते हैं। अगर ये सब नहीं करते तो कहाँ से ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होते? समझ में मैंने क्या किया, पूरे प्रोसेस को चिपका दिया। अभी मैं पढ़वा दूंगा आपको, आपको पक्का पता लग जाएगा कि सेम बात लिखी हुई है। ठीक है जी, लास्ट हेडिंग फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एक्शन। बाबू कहता है कंट्रोलिंग की वजह से सब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। क्यों करते हैं मैं बता देता हूँ। पहले एक बात बताओ, ये टर्म को समझते हो आप, कोऑर्डिनेशन? पता क्या होता है कोऑर्डिनेशन का मतलब? वैसे तो स्कूल में पढ़ लिया होगा आपने चैप्टर 1, मैंने कभी शुरू ही नहीं किया चैप्टर 1। बाबू बताओ मेरे को, मतलब समझते हो कोऑर्डिनेशन का? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है यूनिटी इन एक्शन, मतलब सबका एक साथ एक डायरेक्शन में काम करना, इस कोऑर्डिनेशन। समझाने के लिए अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो मैं बताता हूँ आपको। मान लो बेटा, आप 4 दोस्तों ने ना एक कार में देहरादून जाना है, चारों अलग अलग जगह पे रहते हैं। डिसाइड हुआ कि हम चारों ना सुबह 9 बजे 9 गजा पीर पे मिलेंगे, और सीधा देहरादून, ये रोड जाती है देहरादून तक, ठीक है ना, और इसी रूट से निकल जाएंगे। ठीक है, जिस पर्सन ने कार लानी थी वह 9 बजे आगे खड़ा हो गया, एक आदमी आ रहा है 9:10 पे, एक आ रहा है 9:15 बजे, एक आ रहा है 9:20 पे। मुझे बताओ ये सब कोऑर्डिनेशन में थे? कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं ना सब क्या होता है बेटा? यूनिटी इन एक्शन, सबके एक्शन का एक जैसा दिखना, एक डायरेक्शन में काम करना। अगर सब 9 बजे आ जाते तो हाँ पक्का ही कोऑर्डिनेशन में थे, ठीक है ना। कई बार हम एक ग्रुप का डांस देखते हैं, मतलब रियलिटी शोज बहुत सारे आते हैं, सब कैसे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, एक जैसा स्टेप कर रहे होते हैं, बिल्कुल सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर। हम कहते हैं यार क्या कमाल का कोऑर्डिनेशन था। तो कोऑर्डिनेशन सिंपली मीन्स यूनिटी इन एक्शन, सबका एक डायरेक्शन में काम करते हुए दिख जाना कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग की वजह से ना सब कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। अब ऐसा क्यों? अब वो सब जानते हैं कि कंट्रोलिंग में ना अगर टारगेट अचीव नहीं होते तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, वहीं पर लिया जाता है करेक्टिव एक्शन। आप सबने मुझसे पढ़ा भी है 5th स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, कि हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं कंट्रोलिंग में, लेते हैं ना। तो सबको ना इस बात का डर रहता है कि मेरे खिलाफ एक्शन ना हो जाए। मैं समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ। मान लो हमारा टारगेट था वही 12 लाख यूनिट, जो बड़े दिन से एग्जाम्पल चल रहा है, और मान लो टारगेट अचीव नहीं हुआ, 11 लाख यूनिट ही बन पाई। ठीक है, क्या करेंगे हम? डेविएशन है 1 लाख का, नेगेटिव डेविएशन। टॉप लेवल क्या करेगा? कमियां ढूंढो भाई, एक्शन दो, यही करेगा। और वो टॉप लेवल ने पूछ लिया सेल्स डिपार्टमेंट से, भाई 12 लाख यूनिट का ऑब्जेक्टिव था, 12 लाख क्यों नहीं बेच पाए तुम? मैंने कहा जी मेरी तो कोई गलती नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस नहीं करके दी, उन्होंने 11 लाख ही दी, हम उतनी तो ऑर्डर पकड़ते जितनी थी। पहुंच गया टॉप लेवल, बुला लिया प्रोडक्शन मैनेजर को, कैसे प्रोड्यूस नहीं हुई 12 लाख यूनिट? कहता सर मेरी कोई गलती नहीं,
परचेज मैनेजर ने, परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल ही खरीद कर नहीं दिया 12 लाख का, वो खरीद कर देते तभी तो बनाते, रॉ मटेरियल ही नहीं आया हमारे पास, 11 लाख का बना दिया। परचेज मैनेजर को बुलाया गया कि भैया आपने खरीद कर क्यों नहीं दिया जब हमारा ऑब्जेक्टिव 12 लाख का था। उन्होंने कहा सर मेरी क्या गलती, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसे ही नहीं दिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरे पैसे देता तो कहीं हम खरीद पाते। आपको दिख रहा है सब डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है। सेल इज लिंक्ड विद द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज लिंक्ड विद द परचेज, परचेज इज लिंक्ड विद द फाइनेंस, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अच्छा ये पता लग रहा है कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो किसी के गले भी फांसी पड़ सकती है। एक लाइन है, पहले सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर, अगर उसकी गलती नहीं तो प्रोडक्शन का, उसकी गलती नहीं तो परचेज का, उसकी एक फांसी पड़ेगी सबके गले पे। तो वो ये डर की वजह से कि कल को मेरी अगर गलती हुई तो मेरे खिलाफ भी करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है, या डिमोशन हो सकता है, या ट्रांसफर हो सकता है, या ऐसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से ही बाहर निकाल दिया जाऊं। इस डर की वजह से ना सब एक डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, पूरे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। तो ये कंट्रोलिंग का लास्ट फायदा था, समझ में आएगा। अब फर्स्ट हेडिंग एक बार बताना है, जो मैंने बताया वैसे ही लिखी है क्या, और सिक्स्थ भी पढ़ दो। अब लास्ट टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, कंट्रोलिंग चैप्टर खत्म, हमारा 50% सिलेबस खत्म। बाबू कंट्रोलिंग का मीनिंग फर्स्ट पेज पर ही लिखा है, आपने इंपॉर्टेंस खत्म करी है उससे पहले। पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा सिस्टम मेरे अंदर इंस्टॉल है कि मीनिंग जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो मैं सबसे लास्ट में कराता हूँ। वजह मैंने बहुत बार बताई है बेटा, पहला दिन ना कोई, मुझे नहीं लगता कि कैसे समझाओगे आप बच्चे को कि कंट्रोलिंग क्या करता है, रटवाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब पूरा चैप्टर बढ़ चुके हैं, अब जब मैं समझाऊंगा तो मुझे बताना क्या देर लगी समझने में। अब वो कहता है कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। मतलब बाबू कहता है कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शंस। कंट्रोलिंग ये बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस कंफर्म करता है, आपकी परफॉर्मेंस प्लान्ड एक्शन के अकॉर्डिंग भी है या नहीं। परफॉर्मेंस हेयर मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, प्लान्ड एक्शन हेयर मीन्स स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग यही तो कंफर्म करता है कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ये डेफिनेशन दी हुई है डेल हैनिंग ने। अब पहले दिन मुझे नहीं पता भैया इसको कैसे समझाते हैं, लेकिन हम तो पुरानी, हमें तो पता ही नहीं समझाना कैसे, तो हमारा सीक्वेंस थोड़ा अलग चलता है। आएंगे क्लास में टीचर पहले दिन यही मीनिंग बताएंगे और आपसे रिलाओगे जी बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है जी, और रखते हैं आज के लिए इतना ही है सारे बच्चों, बाय बाय।